नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जी के पशुपालन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों ये टेस्ट आपकी आने वाली पशु परिचर भर्ती के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, तो पूरा टेस्ट बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजस्थान जी के प्रश्नों को। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है सोनारी सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, झुंझुनू। दोस्तों जो सोनारी सभ्यता है जो कि एक लोह युगीन सभ्यता है वो हमें झुंझुनू जिले से प्राप्त हुई है। अगर दोस्तों हम सोनारी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से और हमें लोहे की भट्टियाँ यानी लोहे पिघलाने की भट्टियाँ और लोहे के कटोरे आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है, विकल्प बी सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, विकल्प सी पशु उपलब्ध हैं और विकल्प डी सरसों की भूसी उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, सरसों की भूसी उपलब्ध है। दोस्तों अगर हम बायोमास ऊर्जा की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और जो सड़ी गली चीज़ें होती है जैसे कि हमारा गोबर होता है और जितनी भी जो घास होता है जब वो सड़ जाता है और जो छिलके हैं और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गड़ने के बाद में और उनसे जो ऊर्जा बनाई जाती है यानी कि जो उसे हम बायोमास ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होता है सरसों की जो भूसी होती है, वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। दोस्तों जो बनी ठनी प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका संबंध और किस रियासत से माना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, किशनगढ़। दोस्तों जो बनी ठनी चित्रशैली है उसका संबंध और किशनगढ़ रियासत से माना जाता है। अगर दोस्तों हम इस बनी ठनी चित्र की बात करें तो इसका निर्माण और सावंत सिंह के और दरबारी चित्रकार निहाल चंद द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों हम सावंत सिंह की बात करें तो यह राठौड़ वंश के और एक के प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मतीरे की राड़ किन के मध्य हुई। दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए अमर सिंह व गज सिंह, विकल्प बी अमर सिंह व राय सिंह, विकल्प सी कर्ण सिंह व सूरज सिंह और विकल्प डी कर्ण सिंह व अमर सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, कर्ण सिंह और अमर सिंह। दोस्तों अगर हम इस युद्ध की बात करें जिसे हम मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है, तो ये युद्ध और प्रमुख रूप से और बीकानेर एवं नागौर के मध्य हुआ था। और अगर दोस्तों इस युद्ध की बात करें तो इसमें युद्ध में और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह की विजय हुई थी और ये युद्ध 1644 में हुआ था। इस युद्ध का प्रमुख कारण और एक जो मतीरा होता है यानी कि तरबूज होता है उसके ऊपर ये संपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जो वर्ष 2011 के जो सेंसेक्स हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले जो विकल्प ए है वो है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर जिले में है, विकल्प बी न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर जिले में है, विकल्प सी महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई और विकल्प डी न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों इसमें से हमको जो विकल्प सही नहीं है वो बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए और दोस्तों विकल्प ए और विकल्प डी इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक अगर महिला साक्षरता की बात करें तो वो हमें और कोटा जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं अगर दोस्तों हम न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो वो हमें और प्रमुख रूप से और जालौर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है जो हमें कोटा के अंदर मिलती है, जबकि हमें ऑप्शन में और जयपुर दिया हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, 2 अक्टूबर 2011 को। दोस्तों 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान सरकार यानी राजस्थान की उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा और 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? अर्थात दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ से लेकर और जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जो बिजौलिया भीलवाड़ा तक का जो पठारी भूभाग है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपरमाल। दोस्तों जो उपरमाल के पठार के नाम से हम जानते हैं, यानी कि दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का जो पठारी भाग है उसे हम उपरमाल के पठार के नाम से जानते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। इसी के साथ आपको फ्री PDFs और वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रेड कोर है, यानी कि दोस्तों जो रेड कोर संस्था है उसकी हमसे फुल फॉर्म पूछी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। विकल्प बी, राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ रेलवेज। विकल्प सी, रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। और विकल्प इसका जो अंतिम विकल्प है वो है दोस्तों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, यानी कि दोस्तों जो आपकी रेड कोर है उसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अगर दोस्तों हम रेड कोर की बात करें तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 2004 के अंदर और की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर और सड़कों का निर्माण करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नया सवेरा है। दोस्तों एक स्कीम शुरू की गई थी नया सवेरा, तो उसका संबंध किससे है? तो वो हमें बताना है। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, टोडा पोस्ट पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। दोस्तों जो टोडा पोस्ट होती है यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है टोडा, उसके क्षेत्र में जो संलग्नित जो लोग थे उस कार्य में उनको और उस कार्य से मुक्ति दिलाना और नए कार्यों के लिए उनके लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? दोस्तों जो राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान का जो प्रमुख जो नृत्य माना जाता है तेरह ताली, उसका संबंध हमें उससे संबंधित महिला का नाम हमें बताना है। तो हमारे जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, मांगी बाई। दोस्तों जो मांगी बाई है उनका संबंध तेरह ताली नृत्य से माना जाता है, क्योंकि तेरह ताली नृत्य की ये प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती है। अगर दोस्तों हम मांगी बाई की बात करें तो ये प्रमुख रूप से कामड़ जाति की महिलाएं हैं, क्योंकि इस नृत्य को कामड़ जाति के जो लोग हैं वो रामदीप जी के मेले में प्रदर्शित करते हैं। तो इस का राइट आंसर होने वाला है विकल्प बी, मांगी बाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। दोस्तों जो बागड़ सेवा मंदिर था उसका संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, भोगीलाल पांड्या। दोस्तों बागड़ के गांधी नाम से प्रसिद्ध भोगीलाल पांड्या का संबंध और हमें बागड़ सेवा मंदिर से देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम भोगीलाल पांडे की बात करें तो इनका जन्म प्रमुख रूप से दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है उसे हम बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है और इनके द्वारा ही बागड़ सेवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जॉर्ज थॉमस के बारे में
है। दोस्तों हमें जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको जो कथन सही है वो बताने हैं। इसमें जो हमारा विकल्प ए है, ये आयरलैंड का निवासी था। विकल्प बी, ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था। विकल्प सी, इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया है। और विकल्प, तो इनमें से हमको जो राइट विकल्प है वो दोस्तों वो बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 1 और 3। दोस्तों जो कर्नल जॉर्ज थॉमस के बारे में जो सत्य कथन है उनमें से पहला कथन सही माना जाता है। ये प्रमुख रूप से आयरलैंड के निवासी थे। और दूसरा सही कथन है वो है दोस्तों विकल्प 3, इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में और कर्नल जेम्स टॉड का उल्लेख किया था। इन्हीं की बुक में हमें और राजस्थान का प्रमुख रूप से जो लिखित नाम है राजपुताना वो देखने को मिलता है। तो विकल्प 1 और 3 और इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। दोस्तों जो अर्ली चौहान डायनेस्टी है इसमें प्रमुख रूप से और जो चौहान वंश है उसका जो प्रारंभिक शासनकाल था उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रमुख जो बुक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, दशरथ शर्मा। दोस्तों दशरथ शर्मा के द्वारा और ये द अर्ली चौहान डायनेस्टी जो नामक बुक है उसकी रचना की गई थी। अगर दोस्तों हम दशरथ शर्मा की बात करें तो इनका जन्म और 1903 के अंदर और चूरू जिले के अंदर हुआ था, जो कि राजस्थान के एक प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। तो इसके हमारे जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। विकल्प ए, कालीबंगा सभ्यता। विकल्प बी, गलुंड सभ्यता। विकल्प सी, आहड़ सभ्यता। और विकल्प डी, आर्य सभ्यता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता और एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगर दोस्तों हम इसके समय की बात करें तो इसका समय 3000 ईस्वी पूर्व से और 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह एक जो कालीबंगा शब्द होता है उसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। और दोस्तों अगर इस सभ्यता की बात करें तो यह हमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी खोज और 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वही इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1961 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था। दोस्तों जो राजस्थान रियासत है उसका एकीकरण से पहले क्या नाम था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प वी, राजपुताना। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण से पहले राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों हम राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। अगर इसमें कुल समय की बात करें तो इसमें 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे थे। और इसका जो एकीकरण का अंतिम कार्य है वो 1 नवंबर 1956 को जाके पूर्ण हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 29 नियम किस संप्रदाय के हैं। दोस्तों जो 29 नियम है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित तो 29 नियम माने जाते हैं। अगर दोस्तों हम बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना और संत जाम्बोजी द्वारा की गई थी। दोस्तों यह एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जिसके द्वारा और जो प्रमुख रूप से जो हिरण होते हैं और जितने भी जंगली जानवर होते हैं जो जंगल होते हैं उनकी रक्षा करना इनका प्रमुख दायित्व होता है। अगर दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो इससे ही संबंध हमें और जो प्रमुख ऐसी महिलाएं हुए हैं इस संप्रदाय में जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो दोस्तों प्रमुख रूप से ये संप्रदाय पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवा वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। दोस्तों सम्राट अकबर के जो दरबार था उसमें ऐसा कौन सा कछवा वंशीय शासक था जिसको सर्वाधिक मनसबदारी मिलती थी। तो इसके जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, राजा मान सिंह प्रथम। दोस्तों जो राजा मान सिंह प्रथम थे उन्हें अकबर के दरबार में और सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर मान सिंह की बात करें तो ये भगवंत मान के पुत्र थे और ये जयपुर के
कछवा वंश के एक प्रतापी शासक माने जाते हैं, जिन्हें अकबर की और सर्वाधिक सेवा की थी। वहीं इनको सर्वाधिक मनसबदारी भी अकबर के द्वारा दी गई थी। इन्हें अकबर द्वारा और अपने और बेटे के समान रखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में कहाँ की गई। दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था 1953 में, वो कहाँ लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प बी, सवाई माधोपुर। दोस्तों 1953 में और सवाई माधोपुर जिले के अंदर और जयपुर सीमेंट लिमिटेड के नाम से और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, जो कि राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना भी था। तो इसका वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में अंदर जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है, विकल्प ए पाना, विकल्प बी मांडना, विकल्प बी फड़, विकल्प सी फड़ और विकल्प डी सांझी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प ए पाना। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो कागज पे जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें हम पाने के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम पाने की बात करें तो श्रीनाथ जी के पाने और राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों हम मांडने की बात करें तो प्रमुख रूप से जो मिट्टी की दीवार होती है उस पर बनाए जाते हैं। वही फड़ ये प्रमुख रूप से कपड़े पर बनाई जाती है और सांझी भी हमें और दीवारों पर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है वो है, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके जो हमारे विकल्प में दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी हरकाबाई। दोस्तों जो जोधाबाई थी जो कि अकबर की तीसरी पत्नी थी, उसका नाम हरकाबाई था। उसका जो वास्तविक नाम था वो हरकाबाई था। दोस्तों ये प्रमुख रूप से और ये जयपुर रियासत के कछवा शासकों की पुत्री थी, जिसका विवाह और 1562 में अकबर के साथ और सामर के अंदर हुआ था। अगर दोस्तों इसका जोधाबाई का और इसका अकबर के साथ जब विवाह हुआ उसके बाद में इसका जो नाम है वो मरियम उजमानी रख दिया गया था, इसी की कोख से। और हमें जहांगीर जो अकबर प्रमुख मुगल शासक जहांगीर था उसका भी जन्म इसी की कोख से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी हरकाबाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है वो हमें सामान्य विज्ञान और पशुपालन से संबंधित देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है 21वें नंबर का वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है उसका जो प्रमुख कारण है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प है वो इस प्रकार हैं, विकल्प ए सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विकल्प सी नाइट्रिक अम्ल और विकल्प डी सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल यानी कि H2SO4 और HNO3 के कारण दोस्तों हमें अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम अम्ल वर्षा की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और जो इमारतें होती है उनका रंग खराब कर देती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके निर्माण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प ए परमाणु संलयन। दोस्तों परमाणु संलयन के कारण हमें सूर्य से और जो आने वाली जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, यानी कि विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों जो जल होता है, वाटर होता है, उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो हमको बताना है। इसमें जो हमारे विकल्प ए है H2, विकल्प बी O2, विकल्प सी H2O और विकल्प डी CO2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी H2O। दोस्तों H2O जल का रासायनिक फॉर्मूला है जिसमें 2 हाइड्रोजन के अणु व 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। भाई अगर दोस्तों हम
विकल्प ए की बात करें तो ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, विकल्प बी ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है और विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको पशु परिचय की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और फ्री, और आपको कंटेंट भी इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो किसके मापन के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। विकल्प ए समय, विकल्प बी दूरी, विकल्प सी वेग और विकल्प डी ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी दूरी। दोस्तों दूरी को मापने के लिए, यानी कि जो बड़ी दूरियां होती हैं जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, इनको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों के अंदर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम हमें प्रमुख रूप से मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तरल रूप में मिलने वाला जो धातु है दोस्तों वो है पारा। दोस्तों पारा हमें तरल रूप में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम पारे की बात करें तो इसे हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो Hg इसका जो रासायनिक और फॉर्मूला होता है और इसका प्रमुख रूप से प्रयोग और जो तापमापी होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम और तरल अवस्था में मिलने वाले अधातु की बात करें तो जो ब्रोमीन अधातु है वो तरल अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़े ग्रह का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प सी बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक बड़ा ग्रह माना जाता है। अगर दोस्तों हम बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ही सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी लगभग 167 उपग्रह इसके हैं। भाई अगर दोस्तों सबसे बड़े दूसरे ग्रह की बात करें तो शनि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों अगर पृथ्वी की बात करें तो इसे नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम सूर्य के सामने बैठते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों के सामने बैठते हैं तो हमें विटामिन डी हमारी यकृत द्वारा निर्माण किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों मानव शरीर का कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानवीय शरीर होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प सी। दोस्तों विकल्प यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है, जो मानव शरीर में हमें सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरल प्लेनेट है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने और सामान्य विज्ञान एवं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण और 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और मेरे द्वारा बताई गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।